नमस्कार दोस्तों, तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन मणिपुर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, जिस भी स्टेट में लगभग इलेक्शन हो रहे हैं, हर जगह पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा जा रहा है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, बंगाल में हुआ, असम में हुआ, लगभग हर स्टेट में ये एसआईआर की प्रैक्टिस की गई, विच इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। और हर जगह पर आप देखो, थोड़ी बहुत डिबेट्स भले हुए, लेकिन कोई बहुत मेजर कॉन्ट्रोवर्सी हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है और ये बिल्कुल होना चाहिए। लगभग हर आदमी जो गवर्नमेंट का है या अपोजिशन का है या किसी भी पार्टी का समर्थक है, वो एटलीस्ट इतनी बात मानेगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। इफ ही इज एन इंडियन सिटीजन, वो इस बात को कभी कभी डाउट नहीं करेगा, वो इस बात के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। एज सिंपल एज दैट। लेकिन जैसे ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मणिपुर के अंदर होता है, आपको बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी सुनने को मिलती है, आपको बहुत सारी डिबेट्स सुनने को मिलती हैं। और सेंसस और एसआईआर का साथ में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको ये सारी बातें अभी थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, ऊपर ऊपर से जा रही हैं, तो अगले 10-15 मिनट में इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे स्टैटिक पार्ट भी देखेंगे और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सब कुछ समझने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मणिपुर के अंदर, ये पूरा हिंदू एडिटोरियल में आर्टिकल निकला जिसमें कहा गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मणिपुर में ठीक है, लेकिन उसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। तो इस आर्टिकल को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी जो आर्टिकल्स अपने छपे हुए हैं द हिंदू के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर आया, जो डेटाज आए हैं, वो सब कुछ हम अगले 10-15 मिनट में इस पूरे इशू को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट लाइव हो चुका है। 12 जुलाई को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे ये टेस्ट लाइव हो जाएगा। इस टेस्ट को बहुत आसान से सवालों का जवाब देकर के आप 40 करोड़ तक के इनाम इस टेस्ट से जीत सकते हो। इसमें आप अगर फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको टैबलेट मिलती है, सेकंड रैंक से लेकर के 81 रैंक तक आते हो तो 1000 रुपए तक का आपको गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मणिपुर एंड एसआईआर इन मणिपुर। अब देखिए, सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किसका होता है? तो देखिए, एक चीज होती है जिसको हम इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं, आपने नाम सुन रखा होगा इसका। जहां पर भी इलेक्शंस होते हैं, एक इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है, विच इज अ काइंड ऑफ अ वोटर लिस्ट, जिसमें सबके नाम लिखे होते हैं। अगर हम हिंदी में इसको समझें तो ये मतदाता सूची इसको हिंदी में बोल दिया जाता है। तो एक इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होता है। और हमारे देश में जो भी एलिजिबल वोटर है, जो भी 18 साल से ज्यादा का वोटर है, जो भी एलिजिबल है वोट करने के लिए, उन सारे लोगों के नाम इस इलेक्टोरल रोल में हो, ऐसा इंश्योर करना चाहिए। अनलेस और अनटिल कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं कि उनके नाम नहीं आ पाए, तो ये इंश्योर होना चाहिए। तो मतलब कि अगर आपके देश में इलेक्शन हो रहा है और आप चाहते हो कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो, एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका इलेक्टोरल रोल एक्यूरेट होना चाहिए। यानी कि बहुत जरूरी ये होता है कि हर बार आप इलेक्टोरल रोल को अपडेट करिए, हर बार इलेक्टोरल रोल की प्रैक्टिसेस उसको आप जितना ज्यादा एक्यूरेट रख पाए उतना ज्यादा आप उसको एक्यूरेट रखिए। तो यानी कि एक बहुत अपने आप में डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है इलेक्टोरल रोल को एक्यूरेट रखना। और इसी को एक्यूरेट रखने के लिए हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ऑल्दो इसको एक्यूरेट रखने के लिए और भी एक्सरसाइजेस हैं, बट एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि यहां पर की जा रही है। अब जैसे ही ये मामला मणिपुर में जाता है, ये मामला बहुत कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल हो जाता है। इस एक्सरसाइज पर कोई डाउट नहीं है, बात को समझना कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल हेल्दी एक्सरसाइज है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की एक्सरसाइज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे मणिपुर जैसे स्टेट में जाता है, ये कंट्रोवर्शियल और डाउटफुल हो जाता है। क्यों हो जाता है? बहुत सिंपल सा इसका रीजन है। इसका सिंपल सा रीजन ये, क्योंकि मणिपुर में 2023 में से ही लगातार मणिपुर लगातार वायलेंस में रहा है। अभी फिर हमने पिछले कुछ महीनों में देखा खूब वायलेंस वहां पर हुआ, और इस वायलेंस की वजह से ये हुआ कि लोगों को अपने घर से डिस्प्लेस होना पड़ा। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा मणिपुर के अंदर देखने को मिले। अभी हम उसका भी डेटा थोड़ा बहुत देखेंगे। और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट्स जब होते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स जब होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपने डॉक्यूमेंट्स छोड़ जाते हैं। लोग अपने आधार कार्ड, अपने वोटर आईडी, अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स, लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब ये सारी चीजें लोग छोड़ करके चले जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो लोग अब इलेक्टोरल रोल में अपना नाम नहीं डलवा पा रहे हैं, वो लोग अपना सिटीजनशिप ही नहीं प्रूव कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मणिपुर के अंदर हो रही है और इसीलिए इसको लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। बहुत सारे लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स में हैं, जिन्होंने एसआईआर की जो एक्सरसाइज, एसआईआर का जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो तक फिल नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर देखने को मिल रही है, और खास तौर से हिली डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले सवाल एक खड़ा होता है कि क्या
अगर हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और वो भी मणिपुर जैसे स्टेट्स का कर रहे हैं, तो क्या वहां पर हम किसी को सिर्फ इसलिए एक्सक्लूड कर देंगे सिंपली बिकॉज कि उसके पास जो वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस अभी फिलहाल इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट में डिस्ट्रॉय हो गए? क्या इस बेसिस पर किसी को इलेक्टोरल रोल से बाहर निकाला जा सकता है? और अगर जा सकता है तो फिर इस एक्सरसाइज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, उसका एक सवाल आ जाता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे आर्टिकल में जो छपा है और जगह जगह पर इस बात तो कही जा रही है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि स्टेट को एक बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। आप कुछ भी करो, आपको एक बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा इंक्लूजन और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक्सक्लूजन करने के लिए इस एक्सरसाइज को मत करो, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब हम इस सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसका स्टैटिक पार्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस किस चीज की चर्चा हो रही है और किस चीज को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इलेक्टोरल रोल की चर्चा हुई। मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल रोल जो है वो एक वोटर लिस्ट की तरह है। वोटर लिस्ट मतलब कि जो भी लोग एलिजिबल हैं हमारे देश के अंदर, उनके लिए एक वोटर लिस्ट बनती है। उन सबका नाम एक वोटर लिस्ट में आता है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उसी को वोट देने की इजाजत होती है। अब ये वोटर लिस्ट आपने देखी भी होगी, इसमें आपका नाम होता है, एज होती है, एड्रेस होता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप आते हो वो होता है, और उसके साथ जो और आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं वो उसमें होते हैं। तो अगर आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर है तभी जाकर के आपको वोट देने का अधिकार है, तभी आप वोट दे पाओगे। अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाओगे। एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज, अब ये जो इलेक्टोरल रोल बनाने की जिम्मेदारी है, ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह कहा गया कि भाई इलेक्टोरल रोल आप बनाओगे। और कहां कहा गया? आर्टिकल 324 में कहा गया। और यह भी कहा गया बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 कि आप इलेक्टोरल रोल बनाओगे और उसकी प्रैक्टिस ऐसी होगी, उसके लिए ये प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 में ये आर्टिकल 324 यहां पर दिया हुआ है जो कि पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात करता है। और ये आर्टिकल 324 कह रहा है कि भाई इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी सुपरिंटेंडेंस होगा, कोई भी डायरेक्शन होगा, कोई भी इलेक्शन को कंट्रोल करने की बात होगी, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएगा। ये सारी चीजें, जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन लोगों को ये भी होती है कि इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवा रहा है ये SIR, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अपोजिशन के बहुत सारे नेता लोग कई बार बोल जाते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो गवर्नमेंट करवा रही है, असल में इलेक्शन कमीशन करा। भले इनडायरेक्टली गवर्नमेंट करा रही हो, बात अलग की है, पॉलिटिक्स की बात अलग है, बट एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनली इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। और जो इसका प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे होगा, वो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दिया हुआ है। तो ये इलेक्टोरल रोल है। अब ये इलेक्टोरल रोल हम चाहते हैं कि बहुत एक्यूरेट रहे, इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं। एक प्रैक्टिस होती है समरी रिवीजन। अब ये समरी रिवीजन इज अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ रिवीजन। जैसे आपने नोट्स बना लिया, आप उसका रिवीजन करते हो, वैसे समरी रिवीजन है कि भाई हर साल इलेक्टोरल रोल को अपडेट किया जाएगा। कैसे? तो हर साल हमें पता है कि कुछ लोग जो है 18 साल के हो रहे हैं, तो उनका नाम इंक्लूड होना चाहिए उसके अंदर। उनको उनकी वोट लीगली अगर वो एंटाइटल्ड है तो उनकी वोटिंग होने, उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो उनको लिस्ट में डालना है उनके नाम, और जिन लोगों की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, उनका नाम उस लिस्ट से बाहर निकालना है। ये अपडेटिंग एक्सरसाइज हमारी करनी है, उसको हम समरी रिवीजन कह रहे हैं। लेकिन समरी रिवीजन तो हर साल होता ही है और लगभग हर साल करते ही हैं उसको। लेकिन इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जब समय आने पर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी करना पड़ेगा। ये सीधी सीधी बात लिखी हुई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कब करना चाहिए। उन्होंने यहां पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन में कंडक्ट अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन व्हेन इट बिलीव्स दैट इलेक्टोरल रोल्स रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव वेरिफिकेशन। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगे कि अब इलेक्टोरल रोल्स के अंदर हमें रिवीजन करने की जरूरत आ गई है, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करने की जरूरत आ गई है, मतलब वेरिफिकेशन करने की जरूरत आ गई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह की डेमोग्राफी हो सकता है। जैसे आप बंगाल को देखिए, कहा गया कि वेस्ट बंगाल में लाखों बांग्लादेशी जो हैं वो वोट करने लग गए थे, उनका नाम आ गया था इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर। तो वहां पर बहुत जरूरत आन पड़ी थी इस बात की कि भाई, क्योंकि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट था, तो वहां पर इस बात की बड़ी जरूरत पड़ गई थी कि भाई आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वहां के नेटिव्स पे पड़ रहा है। तो इसलिए ऐसे स्टेट में आपको करा लेना चाहिए। तो जब भी इलेक्शन कमीशन को फील हो कि भाई अब टाइम आ गया है और मुझे करा लेना चाहिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो करवा सकते हैं। तो
इलेक्शन कमीशन को मणिपुर में क्यों ये फील हुआ, क्योंकि वो वायलेंस वहां पर देखा गया और ये वायलेंस इसी चीज का गवाह था कि बहुत ज्यादा बाहर के देशों से कहीं ना कहीं ओवर द टाइम खूब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है दूसरे स्टेट में, फिर दूसरे स्टेट से मणिपुर के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और पूरा आपको मणिपुर इशू, पूरा मणिपुर वायलेंस वाला चीज जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है वो आपको पता ही होगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लेट्स डू अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन मणिपुर एज वेल, जब हम हर जगह पर कर रहे हैं तो, और सेंसस की एक्सरसाइज बराबर में चली रही है तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। तो अब यहां पर एसआईआर के अंदर क्या होगा, एसआईआर के अंदर आपका रीवेरिफिकेशन होगा और रीवेरिफिकेशन के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। मतलब आपको प्रूव करना है कि आप जो है आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यहीं पर यह सवाल खड़ा हो जाता है। अब प्रॉब्लम एसआईआर को लेकर के सिटीजनशिप से कैसे इसको रिलेट किया जा रहा है उसको समझो। व्हाई इट इज सेड कि एसआईआर एक सिटीजनशिप चेकिंग एक्सरसाइज है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक सिटीजनशिप चेकिंग एक्सरसाइज है। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है। आर्टिकल, अब हम आते हैं 326 के ऊपर, जो कि आर्टिकल 326 बात करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की। तो ये आर्टिकल 326 कहता है कि भाई अगर कोई भी हमारे देश का सिटीजन है, कोई भी इंडियन सिटीजन है और उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा की है तो उसके पास राइट टू वोट होना चाहिए। ये बात आर्टिकल 326 ने कह दिया और यहीं से सारा विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। आर्टिकल 326 ने कह दिया कि भाई जो आपकी वोटिंग होगी, अगर आपके पास राइट टू वोट है तो वो दो बेसिस पर है। एक तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, दूसरा आप सिटीजन होने चाहिए। यानी कि जो आपको वोटिंग है दैट इज बेस्ड ऑन सिटीजनशिप। इसीलिए तो सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स वहां पर चेक किए जा रहे हैं। तो वोटिंग आपका सिटीजनशिप के ऊपर बेस्ड है, ना वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, ना वो कास्ट के ऊपर बेस्ड है, ना वो इनकम के ऊपर बेस्ड है, ना वो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो क्योंकि स्टेट को वोटर्स को एक्सेसिबल करना है, वोटिंग राइट देना है, इसलिए, और क्योंकि वहां पर बहुत सारे बोगस नाम्स जो हैं वो इलेक्टोरल रोल में आ गए होंगे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रैक्टिस शुरू की और उन्होंने कहा कि हम सिटीजनशिप को चेक करके उनका नाम इलेक्टोरल रोल के अंदर डालेंगे। जो भी सिटीजन है वो अपने डॉक्यूमेंट्स देगा और वो उसका नाम इलेक्टोरल रोल में आ जाएगा, विच इज फाइन, विच इज एग्जैक्टली फाइन। हर स्टेट में वो एकदम बिल्कुल फाइन प्रैक्टिस है, कोई बहुत दिक्कत की बात आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो ये आर्टिकल 326 हो गया, ये 324 हो गया। अब इससे रिलेटेड एक और चीज है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो कहता है कि भाई इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करेगा, कौन प्रिपेयर करेगा? इलेक्शन कमीशन, और उसकी प्रोसेस क्या होगी। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, डिलिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, इन सब की भी बात करता है। अब हम आते हैं मणिपुर के ऊपर। तो अब आप कंटेक्स्ट समझना, मणिपुर में इसको क्यों विरोध किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमने समझ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। लेकिन मणिपुर में जब हम आते हैं तो दिक्कत की बात क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें पता है मणिपुर के अंदर बहुत जबरदस्त वायलेंस हुआ। मणिपुर हैज गॉन थ्रू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ? मास डिस्प्लेसमेंट हुआ, और मास डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ? लोगों ने अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो है वो लूज किया, और उसके बाद जब आप एसआईआर करवा दोगे वहां पर, तो एसआईआर कराने से ये बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल मिसट्रस्ट मणिपुर में क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स थी, ऑलरेडी वहां पर पॉलिटिकल मिसट्रस्ट की वजह से ही वायलेंस आप देख रहे थे। वायलेंस की वजह से पॉलिटिकल मिसट्रस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है, आप फिर वही करने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है, कहा यह जा रहा है, जो कंट्रोवर्सी वो ये कही जा रही है कि एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है, एसआईआर इज गुड, इसका ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, लेकिन जो टाइम है, जो इंप्लीमेंटेशन है, वो रॉन्ग हो रहा है। कहीं ना कहीं एसआईआर अभी कराने का सही समय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा मणिपुर स्टेट इस समय जबरदस्त वायलेंस से गुजर रहा है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग स्टेट्स में भी डिस्प्लेस कर गए, अलग अलग सिटीज में भी डिस्प्लेस कर गए, और उसकी वजह से लोगों को बहुत सारे इश्यूज वहां पर फेस करने पड़ रहे हैं। और हमें कहीं ना कहीं एज अ स्टेट इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्टोरल एक्यूरेसी शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक इंक्लूजन। मतलब हमें किसी के इंक्लूजन को, मतलब इंक्लूजन को एक्सक्लूजन नहीं बना देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि भाई इलेक्टोरल रोल हमारा एक्यूरेट हो, हमें किसी को उससे बाहर नहीं निकाल देना चाहिए जबकि वो पर्सन वहां का है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप जब एसआईआर करवाओ, आप बिल्कुल करवाओ, लेकिन वो सही समय पर करवाओ। आप उसमें डिस्प्लेसमेंट्स का ध्यान रखो कि लोग डिस्प्लेस हुए नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट लूज हो गए होंगे, जो लोकल रियलिटीज हैं उसका ख्याल रखिए, और उसके बाद आप एसआईआर कराइए। यानी कि डेमोक्रेटिक इंक्लूजन का आपको ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा।
अब देखिए मणिपुर के अंदर यही प्रॉब्लम जो है वो सामने है और डेटा में ये चीज दिख रही है। मणिपुर में प्रॉब्लम क्या है, वहां पर मेजरली 3 कम्युनिटीज हैं, मेती कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी और नागा कम्युनिटी। आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हिली रीजन्स और वैली रीजन का है। हिली और वैली रीजन्स का कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, जाहिर सी बात है कि रिप्रेजेंटेशन हिली रीजन्स का कम है और जो वैली रीजन्स है उनका रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। दूसरी चीज डेवलपमेंट आप देखोगे तो क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है पॉलिटिकल, तो वैली में ज्यादा डेवलपमेंट है, हिल एरियाज में कम डेवलपमेंट है। तो इसका ये पूरा मेजर जो बेस है उसका पूरा विवाद का वो यही है। तो ये पूरा रीजन रहा उसका और इसकी वजह से वायलेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब एक कॉन्सेप्ट है जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, मैंने शुरू में बोला था, वो क्या है, तो बेसिकली इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन का मतलब होता है कि जो भी पर्सन फोर्स हो गया डिस्प्लेस होने के लिए आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कम्युनल वायलेंस की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से या ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से, उसको हम इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन कहते हैं। और ये इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन को एसआईआर से जब बाहर निकाला जा रहा है तो क्या आप उसमें कंसीडर कर रहे हो कि ये लोग डिस्प्लेस हुए हैं, इनका डॉक्यूमेंट लूज हो गया है? नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज द होल इशू। अब आप इससे रिलेटेड डेटा को देखिए, अब और चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम थोड़ा सा कुछ डेटास को देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये भी आर्टिकल द हिंदू का है और ये आर्टिकल कह रहा है कि मणिपुर में जो एसआईआर हुआ है उसका डेटा ये दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा डिलीशंस हमें ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम उस डेटा पर जाएं तो ये दिखा रहा है कि 37.8% जो इलेक्टोरेट है, मतलब 19 शेड्यूल कास्ट जो शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके यहाँ पर 64.2% जो है 1.5 लाख डिलीशंस हुए, उसका अकेले 64% जो डिलीशन हुआ है वो ट्राइबल कम्युनिटीज का हुआ है, वो ट्राइबल एरियाज में हुआ है। और वो क्यों हुआ है उसको समझते हैं। तो पूरा ये जो डेटा है इसको देखिए, जो द हिंदू की जो एनालिसिस रिपोर्ट है उनका कहना है कि जितना भी डिलीशन हुआ है, टोटल जो डिलीशंस हैं इनके, जो जिसके नाम डिलीट किए गए इलेक्टोरल रोल से, वो टोटल 1.59 मतलब 1.6 लाख डिलीशंस आप कह सकते हो। उसका अकेले 64% मतलब इसको रफली हम 65% मान लें, वो 65% डिलीशंस जो हैं वो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से हुए हैं। ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो चूरन चंदपुर है, कांगपोकपी है, ये चांडेल है, ये सारी जो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बड़ा डिफिकल्ट इनका नाम है, उन ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको जबरदस्त डिलीशन दिखाई दिया है। और सिंपल सा रीजन है, ट्राइबल एरियाज में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनमें डिलीशन क्यों हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। अब आप देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मतलब दे आर लार्जली इनहेबिटेड बाय 2 ट्राइब्स, दैट इज कुकी एंड नागा। जो कुकीज हैं या नागाज हैं ये जनरली जो है वो इन हिली डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत स्कैटर्ड है। और वही चीज दिखाई दे रही है वहीं पर जो मैती वाले एरियाज हैं, क्योंकि मैतीज वैली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहते हैं, मैती एरियाज में आपको बहुत स्मॉलर रिडक्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इन डेटास को देखें तो 19.34 लाख इलेक्टर्स हैं टोटल, और उसमें से 1.58 लाख डिलीशंस आपके पास हुए हैं, जिसका 65% इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हुए हैं। अगर आप एक मैप से देखने की कोशिश करो तो ये मैप है पूरा मणिपुर का कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब इसमें आप देखो कि ये चूरन चंदपुर डिस्ट्रिक्ट है जो कि एक एक हिली डिस्ट्रिक्ट है। फिर यहाँ पर आपका ये आ गया चांडेल, ये भी डिस्ट्रिक्ट है, हिली एरिया है, ये भी हिली एरिया है, ये सब हिली एरियाज हैं। अब आप देखेंगे जो डिलीशन हुए ये पूरा एसआईआर की मैपिंग है, और जो रेड वाले डार्क रेड एरियाज हैं, जो ये रेड एरियाज हैं और डार्क रेड एरियाज हैं, यहाँ पर डिलीशंस आपको खूब ज़्यादा दिखाई दिए हैं। यहाँ पर 20% से ज़्यादा डिलीशंस हुए हैं इलेक्टोरल रोल के अंदर। तो ये पूरा डिलीशन जो है वो इन हिली एरियाज में हुआ, मतलब कि जहां पर कुकीज रहते हैं, जहां पर नागास रहते हैं, वहां पर आपको इलेक्टोरल रोल के अंदर जबरदस्त डिलीशन दिखाई दिया। और इसका सिंपल सा रीजन क्या था, इसका रीजन था मैसिव डिस्प्लेसमेंट। जो हिली एरियाज में क्योंकि वायलेंस था बहुत जबरदस्त, यहाँ पर हिली और वैली वालों के बीच में पूरा झगड़ा था, तो मैसिव डिस्प्लेसमेंट्स आपको हिली रीजन्स के अंदर दिखाई दिया। और वैसे भी नॉर्मली भी वो लोग डिस्प्लेस हुए वहां पर, तो उनका वो या तो रिलीफ कैंप्स के अंदर हैं, या तो बगल के स्टेट मिजोरम में चले गए, या आसाम में चले गए, या वो वापस से हिली डिस्ट्रिक्ट्स में रिलोकेट हो गए। मतलब बहुत सारे रीजंस रहे। तो बूथ लेवल ऑफिसर जब वहां पर पहुंचे एसआईआर करने के लिए, तो वो लोग वहां पर मिले नहीं, ताले मिले वहां पर घर पर, और उन्होंने वहां पर एब्सेंट मार्क कर दिया या उसको मार्क कर दिया कि ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो वो लोग जो कि एक्चुअल इनहैबिटेंट्स थे मणिपुर के, कहा यह जा रहा है कि उनके नाम आप डिलीट करते चले जा रहे हो, और ये एक बहुत ही खराब एक्सरसाइज है। अब ये व्हाई इट इज एन इशू बिकॉज अब वैसे ही अगर आप देखिए तो इन लोग को फील होता है, हिली डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं उनको फील होता है कि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है। क्योंकि अगर हम सीट देखें तो मणिपुर की असेंबली सीट 60 की है, जिसमें से 40 सीटें अकेले जो है
वो वैली को एलोकेट करते हैं और सिर्फ 20 सीटें जो हैं वो हिल्स को, हिली रीजन्स को एलोकेट करते हैं। तो पहले से ही उनको ये फील होता था कि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है, इसलिए हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट कम है। अब जब आप उनका एसआईआर में से नाम हटा दोगे तो फिर उनका ये जो पॉलिटिकल डीप मिसट्रस्ट है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये वायलेंस का और कारण बनेगा। उनका मानना है कि जब पूरे मणिपुर में जो एरिया है 90% जो स्टेट का जोग्राफिकल एरिया है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय हिल्स और हिली एरियाज, हिली डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 1/3 है असेंबली का। तो उनके अंदर एक बहुत ही डीप पॉलिटिकल मिसट्रस्ट है और जब आप उनका नाम एसआईआर से डिलीट करोगे तो वो पॉलिटिकल मिसट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसीलिए ये कहा जा रहा है, इसीलिए इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि एसआईआर फिलहाल मणिपुर में नहीं कराना चाहिए। अब आप इसके ऊपर क्या सोचते हो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।